नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए घटना चक्र पब्लिकेशन की बुक को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने जो आपका लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपका पॉइंट नंबर 2 है, विवाह, परिवार, जाति, लिंग की असमानता, धर्म और भाषाएं, ये टॉपिक आपका कंप्लीट कर लिया था। जो आपका टॉपिक नंबर 2 है उसकी थ्योरी और क्वेश्चन आंसर दोनों ही, ठीक है। आज जो हम नया टॉपिक अपना स्टार्ट करने वाले हैं ये है आपका गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, अंतर और अंतरापीढ़ी संघर्ष और जातिवाद। यानी कि जो आपका टॉपिक नंबर 5 है, ये जो आपके सिलेबस में 5th टॉपिक लिखा है, ये क्या है, ये कोई एक टॉपिक नहीं है, ये क्या है, ये अलग अलग आपके 6 टॉपिक से मिलकर बना। यानी कि पहला है गरीबी, दूसरा है दहेज, तीसरा घरेलू हिंसा, चौथा तलाक, पांचवा है अंतर और अंतरापीढ़ी संघर्ष और छठवा है जातिवाद। यानी कि ये जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, अध्याय 5 है, इसमें आपको 6 अलग अलग टॉपिक पढ़ने हैं। चलिए पहला देखते हैं। पहले है गरीबी। देखिए गरीबी क्या है। गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के पास भौतिक संपत्ति या धन की न्यूनतम राशि का अभाव होता है। गरीबी निरपेक्ष अथवा सापेक्ष हो सकती है। देखिए गरीबी क्या है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि गरीबी कितने प्रकार की होती है। तो एक होती है निरपेक्ष गरीबी और एक होती है सापेक्ष गरीबी। अब दोनों होती क्या है ये देख लीजिए। देखिए निरपेक्ष गरीबी का अर्थ है रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने हेतु आवश्यक साधनों का अभाव होना, ठीक है। और सापेक्ष गरीबी, देखिए सापेक्ष गरीबी क्या होती है। सापेक्ष गरीबी में समाज की तुलना में व्यक्ति की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रखा जाता है। देखिए निरपेक्ष गरीबी का ये मतलब है कि आप मतलब गरीब ही हैं, जो आपकी मतलब जो बेसिक वो है, जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं कि आपके पास खाने को पर्याप्त नहीं है, आपके पास पहनने के लिए नहीं, आपके पास रहने के लिए क्या नहीं है, घर नहीं है, और जो ज़रूरत की चीज़ें होती है आप वो ही नहीं पूरा कर पा रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक जो होता है ना शुद्ध गरीबी, ठीक है, विशुद्ध गरीब होना, मतलब कि आपकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो ही नहीं पूरी हो पा रही हैं, तो वो क्या होती है, ये होती है निरपेक्ष गरीबी। लेकिन जो सापेक्ष गरीबी होती है ये क्या होती है, ये आप अपने आप को तुलनात्मक रूप से देखते हैं कि अगर किसी के पास आपसे कम मतलब कोई आपसे कम धनी है तो क्या आप मतलब ये तुलना करते हो कि क्या है, मैं उससे धनी हूँ, यानी कि वो मुझसे गरीब है। या आप अपने से ज़्यादा अमीर लोगों को देखते हो तो आप खुद को कंपैरिजन करते हो कि उनके पास जो धन दौलत सुख सुविधाएं हैं वो ज़्यादा हैं और मेरे पास कम है। सापेक्ष गरीबी का मतलब होता है कि समाज से अपने आप को कंपेयर करते हुए थे, यानी कि आप विशुद्ध गरीब नहीं हैं, आपके पास जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें उनकी कमी नहीं है, लेकिन जो बाकी के लोग हैं उनसे आप कंपैरिजन करके खुद को गरीब मान रहे हैं, ठीक है। और निरपेक्ष गरीबी का मतलब होता है कि आप किसी से तुलना और इसका काम ही नहीं है, मतलब आपकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो ही नहीं पूरी हो पा रही हैं, ठीक है। देखिए सापेक्ष अर्थ में विचार किए जाने पर यह एक बहुफलकित संकल्पना दृष्टिगत होती है। इस दृष्टिकोण से केवल आय पर आधारित गरीबी का कोई भी मापदंड उसके सभी आयामों का प्रग्रहण नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में गरीबी के मूल मापदंड जानने के अलावा हमें गरीबी की एक बहुआयामी संकल्पना की भी आवश्यकता होगी। किसमें? सापेक्ष गरीबी को जानने के लिए। आगे देखिए, आगे है भारत में गरीबी अनुमान गरीबी रेखा संबंधी संकल्पना के आधार पर 2 विधियों से विकसित किए गए हैं। एक मूल आवश्यकताएं क्रय करने हेतु वांछित आय को सामने रख वांछित आय यानी कि आय दृष्टिकोण, तथा दूसरा परिवारों द्वारा किए गए वास्तविक उपभोग को ध्यान में रखकर यानी कि उपभोग दृष्टिकोण। 2 कौन से दृष्टिकोण हैं? 2 दृष्टिकोण है, एक आपका आय दृष्टिकोण है और एक उपभोग दृष्टिकोण है। आगे देखिए, आगे है गरीबी रेखा एक न्यूनता जीवन दर्शाती है, जीवन स्तर दर्शाती है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस स्तर से नीचे आने वाले लोगों को गरीबी में रह रहे लोगों में गिना जाता है, ठीक है। ये किसमें है? ये आपका जो गरीबी रेखा एक न्यूनता है जीवन स्तर की, वो दर्शाती, यानी कि आपके पास किन किन साधनों का अभाव है। और आय दृष्टिकोण में क्या होता है, इसे मूलभूत आवश्यकताएं क्रय करने हेतु प्रतिदिन वांछित रुपयों की संख्या के रूप में बताया जाता है। आगे देखिए अब गरीबी है, ठीक है, लेकिन ये आप मतलब कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, तो गरीबी मापने के लिए कुछ विधियां होती हैं, उन विधियों को देखते हैं। देखिए गरीबी मापन की विधियां। देखिए एक मापदंड
एक मापदंड जिससे गरीबी अंतर सूचकांक, ठीक है, यानी कि पॉवर्टी गैप इंडेक्स कहा जाता है, दो क्षेत्रों अथवा समूहों के बीच गरीबी अथवा दरिद्रता की गहन संबंधी अवधारणा प्रस्तुत करता है। आपसे पूछा जा सकता है क्या कि क्या है एक मतलब वो कौन सा मापदंड है जो दो क्षेत्रों अथवा समूहों के बीच गरीबी यानी कि दरिद्रता की गहनता संबंधी अवधारणा प्रस्तुत करता है। तो ये है आपका पॉवर्टी गैप इंडेक्स यानी कि गरीबी अंतर सूचकांक। ये आपसे पूछा जा सकता है कि गरीबी अंतर सूचकांक क्या है, और नीचे आपको 4 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा, दो क्षेत्रों अथवा समूहों के बीच गरीबी या दरिद्रता की गहनता संबंधी अवधारणा प्रस्तुत करने वाला जो सूचकांक है वही ये है। ठीक है, कौन सा? गरीबी अंतर सूचकांक। देखिए, तथापि यह परवर्ती विधि भी गरीबी की प्रचंडता का कोई मापदंड नहीं करती है। ये अभाव वर्गित गरीबी अंतर अनुपात विधि से दूर किया जाता है। इस भाग में स्वयं को गरीबी के उक्त मापदंडों से अवगत कराने के अलावा हम दो अन्य मापदंडों, जिसमें एक हेरोल्ड वॉट्स द्वारा और दूसरा अमर्त्य सेन द्वारा विकसित किया गया, यानी कि मतलब जो उक्त मानदंड है उनके अलावा जो दो मानदंड है जो क्या है काफ़ी प्रचलित हैं, वो कौन कौन से? एक है आपका जो हेराल्ड वॉट्स के द्वारा दिया गया, इसका सन्ना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, और दूसरा आपको अमर्त्य सेन द्वारा दिया गया है। ठीक है, और दोनों को सैद्धांतिक गुणधर्म संतुष्ट करने वालों के रूप में जाना जाता है। आपको दो नाम याद रखने हैं गरीबी के मापदंड से रिलेटेड। देखिए, इतना डेप्थ में जाकर आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये आपका इकोनॉमी का पेपर नहीं है, ये पेपर है आपका मुख्य सेविका का। ठीक है, तो आपको बस दो नाम याद रखने हैं गरीबी के मापन से रिलेटेड, हेरोल्ड वॉट्स और अमर्त्य सेन। आगे देखिए, सब कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है, आपको उतना पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है ये MCQ बेस्ड है। ठीक है, आपको इतना पढ़ना है, इतना रिवीजन कर लेना है कि जब एग्ज़ाम में आपके सामने ऑप्शंस आए तो आप गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही ऑप्शन तक पहुंच जाएं। ठीक है, देखिए, हर चीज़ में स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत होती है। हमेशा कि आप रटे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती अगर आप MCQ ही सॉल्व ना कर पाए तो, है ना। आगे देखिए, आगे है जनगणना अनुपात। ये क्या होता है? देखिए, जनगणना अनुपात कुल जनसंख्या की प्रतिशतता के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात इसे H = Q/N कहते हैं। क्या कहते हैं? H = Q/N। ठीक है, यहाँ पर क्या है? देखिए, जहाँ Q क्या है? Q निर्धन जनसंख्या है, और N क्या है? N कुल जनसंख्या है। ठीक है, क्या है जो आपका H है? ठीक है, H क्या है? ये है ना आपका H = Q/N, यानी कि जो जनगणना है उसमें कुल जनसंख्या की प्रतिशतता में इसको अगर नापा जाए, किसको? निर्धनता को, गरीबी को, तो क्या फॉर्मूला बनता है? H = Q/N, जहाँ पर आपका Q क्या है? Q है आपकी निर्धन जनसंख्या और N है आपकी कुल जनसंख्या। यानी कि अगर आप निर्धन जनसंख्या अपॉन क्या कर देंगे? कुल जनसंख्या कर देंगे, तो जो आपका जनगणना अनुपात है कितने में, मतलब कौन सा जो गरीबी का जनगणना अनुपात है ये निकल आएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि जो जनगणना अनुपात है इसको किससे प्रदर्शित करते हैं। ये आपको बहुत इजी लग रहा होगा अभी पढ़ते टाइम पे, लेकिन जब आपका एग्जाम में आता है ना तो आपके दिमाग से चीज़ें स्लिप हो जाती हैं। याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है जो जनगणना अनुपात है इसको किससे डिनोट करते हैं, किससे इसका संकेत करते हैं, तो ये है आपका H, कैपिटल H है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या है? जो जनगणना अनुपात है इसको कैपिटल H से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला क्या है? H = Q/N, जहाँ पर Q आपकी निर्धन जनसंख्या है और N कुल जनसंख्या है। देखिए, जहाँ Q निर्धन जनसंख्या है और N कुल जनसंख्या, इस मापन में जबकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात ज्ञात किया जा सकता है, हम गरीबी का विस्तार अथवा गहनता ज्ञात नहीं कर सकते। इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है गरीबी अंतर सूचकांक। ठीक है, यानी कि पॉवर्टी गैप इंडेक्स। क्या है ये? गरीबी अंतर सूचकांक या पॉवर्टी गैप इंडेक्स। ये क्या है? देखिए, गरीबी की गहनता का अध्ययन करने के लिए गरीबी अंतर अनुपात का आकलन उपयोगी होता है। इसी से ज्ञात होता है कि किस सीमा तक लोग औसतन किसी गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। यह ऐसा सूचकांक है जो हमें यह बताता है कि अत्यंत गरीब लोग गरीबी रेखा से कितना नीचे अवस्थित हैं। क्या?
और इस सूचकांक को क्या कहते हैं? उक्त सूचकांक PGI यानी कि पॉवर्टी गैप इंडेक्स ऐसे लोगों पर विचार करता है जो शून्य गरीबी अंतर पाने के लिए गैर निर्धन है। ये किससे करता है? ये आप लाइन याद रखिएगा। ये जो PGI है यानी कि पॉवर्टी गैप इंडेक्स है, गरीबी अंतर सूचकांक है, ये ऐसे लोगों पर विचार करता है जो शून्य गरीबी अंतर पाने के लिए गैर निर्धन है। आगे देखिए, आगे है वर्गित गरीबी अंतर सूचकांक यानी कि SPGI। ये क्या है? देखिए, वर्गीकृत अनुपातिक गरीबी अंतर के औसतन स्वरूप परिभाषित यह मापदंड गरीबी की प्रचंडता दर्शाता है, इसीलिए गरीबी प्रचंडता सूचकांक भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि गरीबी प्रचंडता सूचकांक का क्या मतलब है? ये क्या है? ये गरीबी की प्रचंडता दर्शाता है, ठीक है, कि लोग कितने भयावह रूप से गरीब हो सकते हैं, ठीक है। और देखिए आगे गरीबी अंतरों में एक भारित योगफल स्वरूप परिभाषित जहां सभी भार स्वयं गरीबी अंतरों के अनुपातिक होते हैं। यह सूचकांक निर्धन वर्ग के बीच असमानता के प्रति संवेदनशील होने के लिए सराहा जाता है। आगे देखिए, आगे आपका सेन का सूचकांक। सेन कौन है? सेन एक प्रोफेसर थे जिनका पूरा नाम था AK सेन। प्रोफेसर AK सेन ने किसी समूह के भीतर गरीबों की संख्या, गरीबी की गहनता और गरीबी का वितरण संबंधी तीनों कारकों को जोड़कर एक गरीबी सूचकांक प्रस्तुत किया था। देखिए, एक प्रोफेसर थे कौन? AK सेन। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 3 चीज़ों को जोड़ा था, 3 तत्वों को जोड़ा था। कौन कौन से? एक, गरीबों की संख्या, दूसरा गरीबी की गहनता और तीसरा गरीबी का वितरण। इन तीनों चीज़ों को जोड़कर प्रोफेसर AK सेन ने एक सूचकांक तैयार किया था। इसको क्या कहते हैं? इसको सेन का सूचकांक कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि सेन के सूचकांक से आप क्या समझते हैं, आपका क्या तात्पर्य है? तो आपको ये वाली लाइन याद रखनी है। कौन सी? ये, किसी समूह के भीतर गरीबों की संख्या, ठीक है, पहला एलिमेंट क्या है? गरीबों की संख्या, दूसरा है गरीबी की गहनता और तीसरा है गरीबी का वितरण। ये तीनों ही चीजें जहां पर आपको दिख जाएं तो आपको क्या याद रखना है कि वो है सेन का सूचकांक। आगे देखिए, आगे है भारत में गरीबी मापन। देखिए, प्रथम 2 पंचवर्षीय योजना अवधियों में भारत में गरीबी को एक सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन जीने में सक्षम करने हेतु न्यूनतम ऊर्जा वांछनीयता के रूप में परिभाषित किया गया। इसके लिए एक ऊर्जा मानक शहरी क्षेत्रों में 2400 किलो कैलोरी प्रति वयस्क प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 2900 किलो कैलोरी प्रति वयस्क प्रतिदिन, यानी कि जो इंसान शहर में रह रहा है, ठीक है, उसको कितनी कैलोरी प्रतिदिन चाहिए ही चाहिए। ये है 2400 किलो कैलोरी। ये पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। शहरी क्षेत्रों में कितनी? 2400 किलो कैलोरी प्रतिदिन, ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में 2900 किलो कैलोरी प्रतिदिन। किसको? एक वयस्क इंसान को, ठीक है, वयस्क प्रतिदिन तय किया गया था। इस मानक के आधार पर वर्ष 1960-61 के मूल्यों पर गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह और शहरी क्षेत्रों के लिए 25 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह की एक राष्ट्रीय न्यूनतम के रूप में परिभाषित किया गया था। यानी जो आदमी कहाँ रह रहा है? शहर में रह रहा है, उसके लिए जो आय है वो कितनी होनी चाहिए? 20 रुपये प्रति व्यक्ति होनी चाहिए, ठीक है, प्रति व्यक्ति प्रति माह, यानी कि एक महीने में 20 रुपये। आप सोच के देखिए, ठीक है, जो गरीबी सूचकांक है वो क्या बता रहे हैं कि अगर शहरी क्षेत्र में कोई आदमी 25 रुपये प्रति माह कमा रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में वो 20 रुपये प्रति माह कमा रहा है, तो वो उस एक लेवल से मतलब तब वो क्या है? गरीबी रेखा से किल लेवल पे है। आगे देखिए, आगे है छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के लिए प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा आवश्यकता प्रतिदिन को घटाकर ग्रामीण क्षेत्रों में 24 किलो कैलोरी प्रति वयस्क प्रतिदिन एवं शहरी क्षेत्रों में 21 किलो कैलोरी प्रति वयस्क प्रतिदिन के मानक पर ले आया गया। देखिए, पहले क्या था? पहले जो शहर में रहे हैं उनके लिए था 2400 किलो कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, ठीक है, प्रति वयस्क, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे थे उनके लिए क्या था? 2900 किलो कैलोरी प्रति वयस्क प्रतिदिन। लेकिन उसके बाद जो छठी पंचवर्षीय आपकी योजना आई 1980 से 85 के बीच में, इसमें क्या कहा गया? जो व्यक्ति गांव में रह रहा है उसको 2400 किलो कैलोरी प्रतिदिन चाहिए, यानी कि 2900 से 2400 कर दिया गया गांव के लिए, और शहर के लिए वो चीज़ें घटाकर 2400 से 2100 कर दी गई। 2100 किलो कैलोरी प्रति वयस्क प्रतिदिन के मानक पर
ले आया गया। आगे देखिए, आगे है वर्ष 1973-74 में प्रेषित उपभोक्ता व्यवहार के आधार पर यह आकलित किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 49 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों हेतु 57 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह का औसत उपभोक्ता व्यय गरीबी रेखा है। ठीक है, यानी कि आपसे गरीबी रेखा मतलब कितना बताया गया उसको, मतलब जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें 20 और 25 रुपये बताया गया था। ठीक है, इसमें क्या बता दिया गया कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है तो उसके मतलब वो क्या कितना कमा रहा है, 49 रुपये एक आदमी एक माह में कमा रहा है, और शहरी क्षेत्रों में एक आदमी एक महीने में 57 रुपये अगर कमा रहा है तो वो क्या है, ये गरीबी मतलब ये क्या है, प्रति माह का औसत उपभोक्ता व्यय है किसका, गरीब, यही क्या है, गरीबी रेखा है। ठीक है, पहले कितना था ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, पहले था 20 रुपये। ठीक है, और शहरी क्षेत्रों के लिए कितना था, 25 रुपये। उस ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 20 से बढ़ाकर 49 रुपये कर दिया गया, और शहरी क्षेत्रों के लिए 25 से बढ़ाकर 57 रुपये कर दिया गया। आगे देखिए, आगे है इस चरण में गरीबी रेखा की दृष्टिकोण में पौष्टिक परिस्थिति मापने का प्रयास नहीं किया गया, ना ही इसमें जन समुदाय में कुपोषण एवं न्यून पोषण की प्रासंगिकता को ध्यान में रखा गया। यानी कि उस समय जो गरीबी के मापदंड चल रहे थे उसमें क्या खाली पैसे को वो दी जा रही थी कि कौन मतलब कितना वो खा पा रहा है, किसके पास खाने को है और कितना आदमी कमा रहे हैं। उन मापदंडों में जो आपके मानदंड चल रहे थे उसमें पोषण को और जो स्वास्थ्य था इस तरह की चीज़ों को शामिल नहीं किया गया था। आगे देखिए, आगे है गरीबी रेखा मापने हेतु दृष्टिकोण को आगे वर्ष 2004-05 से प्रभावी एक 365 दिवसीय स्मरण अवधि के लिए उपभोक्ता व्यय आंकड़ों के आधार पर NSSO सर्वेक्षण का 61वीं दौर, यानी कि 5 खाद्येतर वस्तुओं यथा वस्त्र, जूते, चप्पल, टिकाऊ वस्तुएं, शिक्षा एवं संस्था चिकित्सा व्यय को शामिल करने के लिए किंचित परिवर्तन किया गया। किसमें, एक 365 मतलब दिन का क्या था लगा था अवधि के लिए एक उपभोक्ता व्यय आंकड़ों के आधार पर, मतलब जो NSSO है उसके सर्वेक्षण में क्या किया गया था, ये जो 5 चीज़ें हैं यानी कि वस्त्र, जूते, चप्पल, टिकाऊ वस्तुएं, शिक्षा और संस्थागत चिकित्सा को भी शामिल करने के लिए मतलब जो गरीबी मानदंड है उनमें कुछ परिवर्तन किए गए थे। देखिए, इसके अलावा प्रोटीन कैलोरी आवश्यकता को शामिल करने हेतु एक अधिक वैज्ञानिक आधार को सहारा देने के लिए राष्ट्रीय पोषण प्रबोधन ब्यूरो ने वर्ष 1974-75 में 10 राज्यों हेतु गरीब कुटुंबों की आहार एक पौष्टिक स्थिति पर आंकड़े एकत्र करने शुरू कर दिए थे। ये बहुत डेप्थ में जाकर पूछ रहा है, इतना बता रहा है, इतना आपसे पूछा नहीं जाएगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बस वो याद रखिएगा। देखिए, इसमें पूछा क्या जाएगा, मेन जो UPSSC है ना, इसको पंचवर्षीय योजनाओं से बड़ा प्यार है, तो जो पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपसे बहुत फोकस करके पूछी जाती हैं। आगे देखिए, आगे है वर्ष 2004-05 में गरीबी रेखा आकलित करने की कार्य प्रणाली में एक और परिवर्तन किया गया था, जो था मिश्रित स्मरण अवधि दृष्टिकोण अपनाया जाना। ठीक है, इससे पूर्व वर्ष 2000 के उपभोक्ता वर्ष सर्वेक्षण में, देखिए इससे पूर्व खाद्य एवं खाद्येतर दोनों समेत सभी वस्तुओं के लिए एक 30 दिवसीय एक समान स्मरण अवधि यानी कि URP को अपनाया गया था। आगे देखिए, आगे है वर्ष 1999 से 2000 हेतु गरीबी रेखा के अनुमानों में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 27 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अथवा 810 रुपये प्रति माह, यानी कि जो 1999 से 2000 हेतु जो गरीबी रेखा के अनुमानों में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या किया गया था, एक व्यक्ति या 27 रुपये प्रतिदिन कमा रहा है या 880 रुपये प्रति माह रखा गया, और शहरी क्षेत्रों के लिए 24 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन यानी कि 720 रुपये प्रति माह रखा गया था। वर्ष 2004-05 हेतु ये देखिए, ये किसका था, 1999 से 2000 का था। वर्ष 2004-05 में क्या कर दिया गया, ये वर्ष 2004-05 में अनुमान क्या रहे, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 28 रुपये यानी कि 840 रुपये प्रति माह या 28 रुपये प्रतिदिन, और शहरी क्षेत्र के लिए 26 रुपये या 780 रुपये प्रति माह या 26 रुपये प्रतिदिन। फिर देखिए, वर्ष 2010 के उपरांत किसी समय बिंदु के आसपास निर्धारित गरीबी रेखा के अनुमान को 2 प्रमुख रिपोर्टों से है। इनमें प्रथम तेंदुलकर रिपोर्ट 2009, हाँ आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये रिपोर्ट्स याद रखनी है। कौन कौन सी,
देखिए गरीबी रेखा के अनुमान के लिए 2 प्रमुख रिपोर्ट्स आई थी। कौन कौन सी? इसमें प्रथम है आपकी तेंदुलकर रिपोर्ट। ये कब आई थी? 2009 में आई थी। आपसे सीधा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि तेंदुलकर रिपोर्ट है ये किस सन में आई थी। ठीक है, ये सचिन तेंदुलकर वाला तेंदुलकर नहीं है। जिसमें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यकता का शहरी क्षेत्रों हेतु सदृश अनुमान 33 रुपए के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपए रखा गया था। इस रिपोर्ट ने कितना अनुमान रखा था जो मतलब आय का है? ये 33 रुपए शहरों के लिए और 27 रुपए गाँव के लिए रखा गया था। यथा ग्रामीण क्षेत्रों में 810 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में 990 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह। इन तेंदुलकर अनुमानों में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए एक साझा गरीबी रेखा पिटक प्रयोग किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि किस कमेटी की रिपोर्ट के मतलब उसमें एक साझा गरीबी रेखा पिटक प्रयोग किया गया था। तो ये किया गया था तेंदुलकर समिति के अंतर्गत, तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अंतर्गत, जो कि सभी पूर्व कवायदों में उपयोग के 2 अलग अलग पिटकों पर विचार किए जाने से इतर था। देखिए फिर उसके बाद क्या है? वर्ष 2014 की रिपोर्ट में वर्ष 2011 से 13 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशतता अखिल भारतीय स्तर पर 29.5% आकलित की गई, जहां उसका वितरण गरीबी एवं शहरी स्थानों में क्रमशः 30.9% और 26.4% माना गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ये आपका गरीबी से जुड़े आयाम। इसमें क्या क्या है? इसमें है पोषण है, ठीक है, ऋण है। ये जो मतलब जो गरीबी से जुड़ी चीज़ें होती हैं, जहाँ जिन जिन क्षेत्रों में गरीबी क्या की जाती है, मापी जाती है, वो हम क्षेत्र देखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को अच्छे से देखिए और जहाँ पर 1-2 चीज़ें हैं नोट करने वाली कि कौन सी समिति कब आई, कौन सी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, ये सब जो चीज़ें हैं इनके शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, अच्छे से पढ़िए। और साथ ही साथ जो इस चैनल पर एक यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसको साथ ही साथ देखते जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।